यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफरीकुन नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 3 आदमी जो इस वक्त खून से लथपथ थे, जिन्हें कुछ आदमी पिछले कुछ घंटों से मुसलसल बेदर्दी से मार रहे थे। अब तो इनमें हिम्मत ही नहीं बची थी कि वह अपने बचाव के लिए हिल भी सके। छोड़ो इन्हें, मारते हुए गार्ड्स को अपने पीछे से दांत की आवाज़ सुनाई दी। वो सब इन्हें मारना छोड़कर एक साइड पर खड़े हुए। दांत के पीछे से मुकद्दिम चलता हुआ आया और इन आदमियों तक आया और इन्हें देखने लगा, जो ज़मीन पर खून से लथपथ पड़े दर्द से करा रहे थे। मुकद्दिम इनके पास पंजों के बल बैठा। इनमें से एक आदमी का चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, खावर किधर है? मुकद्दिम इस आदमी का जबड़ा सख्ती से पकड़ते हुए बोला, वो जो पहले ही तकलीफ से करा रहा था। मुकद्दिम के सख्ती से पकड़ने पर मज़ीद दर्द से चीखने लगा। मुझे नहीं पता, इसने बस फ़ोन किया था। इस आदमी ने बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। और कौन मिला हुआ है तुम लोगों के साथ? मुकद्दिम अपनी वहशत टपकती आंखों से इस शख्स को देखते हुए बोला। इसकी आंखों की सुर्खी, चेहरे पर चट्टान सी सख्ती को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो ज़द पर है। एक लड़की थी, लाल लाई थी, और इस लड़की को और भी वो शख्स कुछ और बोलता। मुकद्दिम अपने कोट से तेज़ धार आला निकालते इसकी शारक पर चला गया था, जिससे वो आदमी किसी जानवर की तरह तड़पता वहीं तब तोड़ गया। जबकि इसे ऐसा देखकर दोनों आदमी वैसे ही बेहोश हो गए थे। इन्हें होश में लाओ, और जब जब ये होश में आए तब तक इनकी खाल उधेड़ते रहो। इन्होंने सोच भी कैसे लिया कि ये लोग मुकद्दिम मीर अहमद की बीवी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने वाला हर शख्स को ऐसी मौत दूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। मुकद्दिम अपनी सख्त आवाज़ में कहता हुआ वहाँ से निकल गया। माशाल्लाह, मेरी बेटी माँ के ओहदे पर फायज होने वाली है। वीडियो कॉल पर मौजूद आमना बेगम अपनी जान से प्यारी बेटी को देखते हुए बोली तो अलीज़ा मुस्कुराई। ये एहसास बिल्कुल नया था, मगर बहुत खूबसूरत था। शाहवल जब से ये खबर मिली थी अलीज़ा माँ बनने वाली है, तब से वहाँ पर मौजूद हर शख्स अलीज़ा से मिलने को बेताब था। इसके भाइयों का तो बस ही नहीं चल रहा था कि वो उड़कर 1 सेकंड से पहले अपनी बहन के पास पहुंच जाए। लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि सरदार साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी और इनके बगैर वो आना नहीं चाहते थे। इसलिए इन्होंने फ़ैसला किया कि सरदार साहब की तबीयत और बेहतर होती है तो वो फिर अलीज़ा से मिलने जाएंगे और पूरी सेलिब्रेशन करके आएंगे। आपी जान, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हम जल्दी आएंगे आपसे मिलने। फ़ोन पर अहमद अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोला, हाँ जी, हम सेलिब्रेट भी करेंगे। इसके बाद अली बोला, कर लेना, कोई मसला नहीं है। अलीज़ा मुस्कुराकर बोली, इधर दो फ़ोन, तुम लोगों को और कोई काम तो नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत काम करने हैं। समीना बेगम अहमद और अली के हाथ से फ़ोन खींचते हुए बोली, मेरी बात सुनो बेटा, अपनी बहुत केयर करनी है। टाइम से खाना पीना है और उछलना कूदना बिल्कुल नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है तुमने। आमना बेगम अलीज़ा को ताकीद करते हुए बोली, क्योंकि वो जानती थी कि अपनी बेटी को वो शरारतों से बाज नहीं आने वाली, और सुकून तो इसे है ही नहीं। मजाल है जो ये लड़की सुकून से बैठ जाए। इसी बात का अंदाज़ा इन्हें पहले भी था। वो अपने ससुराल में वैसी ही है जैसी यहाँ थी, इसलिए इन्होंने ताकीद लाजमी चाहिए। ठीक है मामा, अब आपको ऐसे नहीं बोले, मैं बोर हो जाऊँगी। अलीज़ा मुंह बनाते हुए बोली, बातें ऐसी भी होती हैं, उछलना कूदना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तुम इंसान बनकर बैठी रहना, ठीक है? वरना मुझे सख्ती भी करनी आती है, और तुम्हारी पुरानी मम्मा बनने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वहाँ आकर तुम्हारे कान खींचूंगी मैं। आमना बेगम इसे सख्त लहजे में बोली और मज़ीद मुँह बना लिया तो आमना बेगम मुस्कुरा दी। फिर कुछ देर और बातें करने के बाद कॉल काट दी और अलीज़ा नमाज़ पढ़ने की घर से वज़ू करने चली गई।
जहाँ ज़ेब आज अपने बिजनेस के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, जबकि इफ़रा के बुझे दिल से इसकी पैकिंग कर रही थी, और जहाँ ज़ेब सामने बैठा बड़ी फुर्सत से इफ़रा की एक एक हरकत को नोट कर रहा था। आखिर पैकिंग ख़त्म करके इफ़रा ने सूटकेस की जिप बंद की और जहाँ ज़ेब की तरफ देखा, जो पहले ही इसे देख रहा था। मैं मामा की बात सुन लूँ, इन्होंने मुझे बुलाया था। इफ़रा ने जहाज़ेब से बोलते कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए, मगर जहाज़ेब का इसे कमरे से बाहर भेजने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो उठता दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही इफ़रा को अपनी जानिब खींच लिया। क्या हुआ मिसिस, नाराज़ हो क्या? जहाज़ेब इस चेहरे पर आई बालों की लिटों को कान के पीछे करते हुए बोला। नहीं, इफ़रा ने जवाब देकर नज़र झुका ली। फिर इतनी चुपचाप क्यों हो? जहाज़ेब इसके माथे को लबों से छूते हुए बोला। आप नहीं जाइए ना, इफ़रा बहुत नाज से बोली। क्यों, मेरे बगैर तुम्हारा दिल नहीं लगेगा क्या? जहाज़ेब मुस्कुराते हुए बोला। इसे बहुत अच्छा लगा था इफ़रा का ऐसा बोलना। बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इफ़रा ने सच्चे दिल से साफ गोई की। अच्छा, तो मतलब फिर दिल लगाने के लिए कुछ कर कर जाना पड़ेगा। जहाज़ेब आंखों में शरारत लिए बोला। नहीं करिए ना, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। इफ़रा जहाज़ेब की शरारत समझे झुंझुला कर बोली। फिर किस मूड में हो? जहाज़ेब इसके गाल पर लब रखते हुए हल्का सा काटते हुए बोला। आप ना जाइए ना प्लीज़। इफ़रा जहाज़ेब की बात को इग्नोर करते हुए दोबारा बोली। 3 दिन की तो बात है मेरी जान, क्यों उदास हो रही हो? जहाज़ेब इसे लिए सोफे पर बैठते हुए बोला। बस 3 दिन नहीं, ये इफ़रा जहाज़ेब की तरफ देखते हुए उदासी से बोली। 3 दिन ही है मिसेस, फिर तुम्हारे पास ही होऊंगा मैं। जहाज़ेब ने इसका गाल लबों से छूते इसकी उदासी दूर करना चाहिए। 3 दिन नहीं है, 3 दिन 36 घंटे 720 मिनट और 43,200 सेकंड है, और मैं इतनी देर आपके बगैर नहीं रह सकती। इफ़रा जहाज़ेब के सीने पर सर रखते हुए बोली, जबकि जहाज़ेब अपनी जगह साकित हो चुका था। क्या वो वाकई में जहाज़ेब से इतनी मोहब्बत करती थी? हाँ, ये सच था, वो वाकई में दिलो जान से जहाज़ेब पर मर मिटने को तैयार थी। वो अपनी ज़ात जहाज़ेब के हवाले कर चुकी थी, और जहाज़ेब को बेसाख्ता अलीज़ा की कई बात याद आई थी जो इफ़रा ने इससे बोली थी। बेहतरीन वो नहीं होता जो हमसे दूर जाए, बेहतरीन तो वो होता है जो हमारी किस्मत में होता है। बेशक इसने 100% सच्ची बात की थी, इफ़रा इसके लिए बेहतरीन साबित हुई थी। क्या हुआ? जहाज़ेब को इतनी देर से खामोश देखकर इफ़रा इसके चेहरे पर एक हाथ रखते हुए बोली, तो जहाज़ेब फ़ौरन होश की दुनिया में लौटा। कुछ नहीं मेरी जान, बस 3 दिन की बात है, जाना ज़रूरी है और मजबूरी भी। मैं वापस आ जाऊंगा, इतनी देर तुम मेरा इंतज़ार करो और वापस आकर तुम्हें अच्छी सी जगह घुमाने भी लेकर जाऊंगा। जहाज़ेब इफ़रा की तरफ देखता हुआ मुस्कुराकर बोला। वाकई हम घूमने जाएंगे? इफ़रा खुशी से उछल पड़ी। हाँ, जहाँ तुम बोलोगी वहाँ लेकर जाऊंगा। जहाज़ेब इसे अपने करीब करते हुए बोला। हम मरी जाएंगे, इफ़रा ने अपनी फरमाइश आगे रखी। जब जो हुक्म, जहाज़ेब इसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला, तो इफ़रा घबराई। वो इससे बात करने के चक्कर में इसके काफ़ी करीब आ चुका था। अच्छा, मुझे अब छोड़िए, इफ़रा खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, जहाज़ेब बोलता बगैर इसे समझने का मौका दिए इसके लबों पर झुका और पूरे इस्तेहाक से इसकी सांसें पीने लगा। मुकद्दिम रात के वक्त घर में दाखिल हुआ तो रात के 9 बज रहे थे। अपने कामों में वो इस कदर उलझा था कि इससे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि जनाब अपना फ़ोन भी घर भूल कर गए थे। अब वो ख़ुद को मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहा था कि इसने अलीज़ा को कैसे फेस करना है, क्योंकि इसकी नाराज़गी तो वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था। मुकद्दिम ने कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुआ तो अलीज़ा इसे कमरे में दिखाई नहीं थी, जबकि बालकनी का दरवाज़ा खोला, यानी मैडम बालकनी में मौजूद थी। मुकद्दिम ने मुस्कुराकर अपना कोट उतारा, सोफे पर उछाला और अपनी आस्तीनों को कोहनियों तक चढ़ाता बालकनी में चला गया। अलीज़ा बालकनी में लगे झूले में बैठी नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी और अपनी ज़िंदगी को इस कदर नावल में मसरूफ़ देखकर
मुकद्दिम मुस्कुराता हुआ इसकी जानिब बढ़ा। इसका इरादा अलीज़ा को डराने का था, मगर शायद वो ये भूल गया था कि वो बीवी भी इसी की है। वो इसकी आहट आसानी से पहचान सकती है। मुकद्दिम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते जूले तक आया। अभी वो हाथ बढ़ाकर पीछे से अलीज़ा को थामने ही लगा, इससे पहले अलीज़ा एकदम से उठ खड़ी हुई। आप बार बार क्यों भूल जाती हैं कि आपके डराने से भी नहीं डरती, और आप मुझे डराना क्यों चाहते हैं? पहले तो ये बताएं, आप थे किधर? अलीज़ा अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे मुकद्दिम को घूरते हुए बोली। वो इस वक्त मुकम्मल लड़ाई के मूड में थी। अपनी बीवी को ऐसे देखकर मुकद्दिम गहरा मुस्कुराया। इसे बेसाख्ता इस पर टूटकर प्यार आया, मगर फ़िलहाल इसे कंट्रोल करना था। इसके सवालों के जवाब पहले देने थे। यार, कुछ काम गया था, इधर मसरूफ़ हो गया और फ़ोन भी घर भूल गया। मुकद्दिम अलीज़ा के करीब आते हुए बोला। इसका दिल चाह रहा था कि वो कसकर इसे गले लगाए, मगर फ़िलहाल इसकी बीवी इस मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। इसे अपने सवालों का जवाब चाहिए था। इधर ही रुकिए, मेरे करीब मत आइएगा। आप पहले मुझे बताएं, आप थे किधर? अलीज़ा 2 कदम पीछे होते हुए मुकद्दिम को घूरने लगी। अपने करीब आने से तो तुम रोक सकती हो मुझे। मुकद्दिम एक ही जुस्म में इस तक पहुंचा और इसे अपने एहसार में लेते कसकर गले लगा चुका था। ओ खुदाया, मेरा सांस बंद हो जाएगा। मुकद्दिम को अलीज़ा की दबी दबी आवाज़ सुनाई दी तो मुकद्दिम ने मुस्कुराते हुए अपने एहसार थोड़े ढीले किए। आप किसी दिन मुझे ऐसे ही मार देंगी, अलीज़ा मुकद्दिम की जानिब देखते हुए बोली, जबकि इसकी बात मुकद्दिम को नागवारा गुजरी। आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं खुद के लिए ऐसे अल्फाज ना सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुकद्दिम अलीज़ा की जानिब देखता संजीदगी से बोला तो अलीज़ा को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। सॉरी, अलीज़ा अपने कान पकड़ते हुए बोली तो मुकद्दिम ने मुस्कुराकर इसके दोनों हाथ थामे और अपने होंठों से लगाए। दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से ऐसे ना सुनूं, मुकद्दिम इसे अपने बाजू में उठाते हुए बोला तो अलीज़ा ने इसकी गर्दन में अपने बाजू हायल कर दिए। मैं आपको इतनी हल्की सी लगती हूँ? अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, फूलों जैसी। मुकद्दिम ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। अब ऐसी भी बात नहीं है, अलीज़ा मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि मुसलसल इसे यही 2 दिन से इन्हें यही सुनने को मिल रहा था कि इसकी सेहत है ही नहीं, ये तो बिल्कुल फूल जैसी है, बल्कि फूल भी इससे वज़नी होंगे। ये सब सुन सुनकर अलीज़ा उकताने लगी थी और मुकद्दिम के मुंह से भी वो सुनकर उसने मुंह बनाया। बेगम, अपना ये मुंह कि इतने उम्दा डिज़ाइन मत बनाया करो। तुम्हारा शोहर तुम्हारे मामले में बहुत बेसब्रा है और तुम्हारी शक्ल देखकर वैसे भी इससे सब्र नहीं होता। अगर मैंने अपना सब्र खो दिया तो तुम्हारी नन्ही सी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। मुकद्दिम इसके होंठों पर प्यारी सी गुस्ताखी करते हुए बोला तो अलीज़ा एकदम गुस्से से सुरख पड़ी। आपने खाना खाया? अलीज़ा अपनी धड़कनों पर काबू पाते हुए बोली। नहीं, मेरा बिल्कुल खाने का मूड नहीं है। मेरा तो कुछ खाने का मूड नहीं है। मुकद्दिम अलीज़ा के लबों पर नज़र जुमाते हुए बोले। इसका फोकस खुद की तरफ देखकर अलीज़ा मज़ीद घबराई। क्यों नहीं है, आप खाना खाएं, अलीज़ा ज़िद करते हुए बोली। बल्कि रुकिए, आपके लिए लेकर आती हूँ, अलीज़ा बेड से उतरते हुए बोली, जबकि मुकद्दिम ने इसे बाजुओं से पकड़कर दोबारा बेड पर बिठाया। खबरदार, अगर तुम इस कमरे से बाहर भी निकली, मुलाजमा से बोलता हूँ, वो लेकर आती है खाना। मुकद्दिम अलीज़ा को घूरते हुए बोला तो अलीज़ा ने मासूम सी शक्ल बनाकर बेड क्राउन से टेक लगा दी और मुकद्दिम मुलाजमा को खाने लाने का बोलने के लिए कमरे से निकल गया। मुकद्दिम को गए अभी 5 मिनट ही हुए थे जब अलीज़ा को अपना दिल घबराता हुआ महसूस हुआ। इससे घबराहट सी महसूस हुई, फिर अचानक वो वॉशरूम की तरफ भागी। मुकद्दिम मुलाजमा को खाने का बोलकर कमरे में आया तो अलीज़ा इसे दिखाई नहीं दी। इसके माथे पर बल नमूदार हुए, मगर वॉशरूम का खुला दरवाज़ा देखकर मुकद्दिम ने वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ाए तो देखा अलीज़ा बेहाल सी वहाँ खड़ी टॉवल से अपना मुंह साफ कर रही थी। क्या हुआ, तबीयत ठीक तो है? मुकद्दिम परेशान सा होता हुआ इसे अपने हिसार में लेते हुए बोला तो अलीज़ा ने फ़क्त हाँ में सर हिलाया। इसमें तो बोलने की हिम्मत ही बाकी नहीं बची थी।
मुकद्दिम ने इसकी पीठ सहलाते इसे थोड़ा सा पुरसकून किया और फिर नरमी से अपनी गोद में उठाता बेडरूम में ले आया। नरमी से इसे बेड पर लेटाता मुकद्दिम इसके पास ही बैठ गया। अब तबीयत कुछ ठीक है? मुकद्दिम अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोला। नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोली, जबकि अबाई आने की वजह से वो बेजान सी हो गई थी। अच्छा, मैं कुछ लाता हूँ तुम्हारे खाने के लिए, मुकद्दिम बोलकर उठने ही लगा था जब अलीज़ा ने इसका हाथ थामा। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोली। नहीं मेरी जान, कुछ तो खाना पड़ेगा, ऐसे खाली पेट तो मैं तुम्हें सोने नहीं दे सकता, तुम्हें फिर मेडिसिन भी लेनी है। मुकद्दिम ने इसे प्यार से समझाने की कोशिश की तो अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, फिर बताओ क्या खाओगी, जो बोलोगी वो खिलाऊंगा, लेकिन खाए बगैर बिल्कुल नहीं सोने दूंगा। मुकद्दिम इसे अपने हिसार में लेता इसका माथा चूमते हुए बोला। मुझे आइसक्रीम खानी है, अलीज़ा अपनी फरमाइश आगे रखी। अच्छा चलो तुम आराम करो, मैं बस अभी गया और अभी आया। मुकद्दिम भी अलीज़ा को नरमी से बेड पर लेटाता इस पर ब्लैकिंग डालते हुए बोला और दोबारा से इसकी पेशानी पर बोसा देता हुआ कमरे से निकल गया। तो चलिए फिर इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की डेली की वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। वेलकम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सफ़रेकुन नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुकद्दिम किचन में गया और फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल कर एक ट्रे में रखी और दोबारा कदम कमरे की जानिब बढ़ाए। कमरे में दाखिल होकर मुकद्दिम ने देखा अलीज़ा बेड क्राउन पर टेक लगाए वैसी ही बैठी थी जैसा छोड़कर गया था, जबकि मुलाजमा कमरे में खाना रख कर जा चुकी थी। मुकद्दिम ने आइसक्रीम अलीज़ा के आगे रखी और अलीज़ा को इशारा किया कि अब खाए इसे। आप भी खाइए ना, अलीज़ा ट्रे मुकद्दिम की तरफ खिसकाते हुए बोली तो मुकद्दिम इसके सामने ही बैठ गया। अब मंजर कुछ ये था कि अलीज़ा के सामने आइसक्रीम थी, जबकि मुकद्दिम के सामने खाने की ट्रे थी और अलीज़ा मुकद्दिम की शक्ल देख रही थी कि पहले वो खाना शुरू करे, और मुकद्दिम अलीज़ा की शक्ल देख रहा था कि पहले वो आइसक्रीम खाना शुरू करे। क्या है, मुझे क्यों देख रहे हैं, आप खाना खाइए ना। आखिर अलीज़ा मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोल ही पड़ी, जबकि बेगम आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। मुकद्दिम ने अलीज़ा को इसके आगे रखी आइसक्रीम की तरफ इशारा करते हुए बोला। अलीज़ा ने आइसक्रीम उठाई और आइसक्रीम खाने लगी। मुकद्दिम इसे देखकर मुस्कुराया। मुकद्दिम ने पहला नवाला बनाकर अलीज़ा की तरफ बढ़ाया तो अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। मुकद्दिम ने इसे घूरा तो अलीज़ा ने मुंह बनाते हुए पहला नवाला खा लिया। गुड गर्ल, मुकद्दिम अलीज़ा की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला और खाना खाने लगा। जहाज़ेब को गए आज पूरे 2 दिन गुजर चुके थे, जबकि इफ़रा इससे बेहद नाराज़ थी, क्योंकि इसने जाने के बाद इफ़रा को कॉल ही नहीं की थी, बल्कि जनाब का तो फ़ोन ही बंद जा रहा था। सिर्फ एक बार घर फ़ोन करके इसने बताया था कि वो काम में बुरी तरह उलझ चुका है, जिसकी वजह से इसे वक्त नहीं मिला, लेकिन काम ख़त्म करके वो जल्दी वापस आ जाएगा। इसलिए इफ़रा थोड़ी मुतमईन थी कि वो खैरियत से है, लेकिन इसका कॉल ना करना, बात ना करना इफ़रा की नाराज़गी वजह बना था। आज भी जान की इजाज़त से मुकद्दिम और अलीज़ा शाहवाल सरदार साहब की आयादत करने जा रहे थे, जबकि इफ़रा को अलीज़ा ने ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटा था। इसका कहना था कि ये घर में सारा दिन अकेली क्या करेगी, जबकि बाकी सब हवेली वालों ने एक दिन बाद खालवाल आ जाना था। इसलिए अलीज़ा का कहना था कि इफ़रा इनके साथ ही चली जाए। सरदार साहब की इयादत करने के बाद इनका इरादा वहाँ रुकने का था, जबकि मुकद्दिम का कहना था कि खान बाल वापिस आएँ, जबकि अलीज़ा ने तो साफ साफ मुकद्दिम को कह दिया था
कि वो 2 दिन अपने बाबा के साथ लाजमी रहेगी, लेकिन इसकी इजाज़त मुकद्दिम ने इसे हरगिज़ ना दी, लेकिन अपनी ज़िद पर कायम थी। इस वक्त अलीज़ा अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, क्योंकि शाहवाल थोड़ी देर ही रुकने के बाद मुकद्दिम इसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आया था। वो तो उमर और आसिम को भी ना मिल सकी, जबकि मुकद्दिम का कहना है रात काफ़ी हो गई है और सुबह इन्हें दोबारा ले आएगा। अलीज़ा के 1000 बार इनकार के बावजूद भी मुकद्दिम ने इसकी एक बात ना मानी और इसे वापस खानवाल ले आया, जबकि इफ़रा भी इसके साथ ही थी। और अब अलीज़ा मुकद्दिम से सख्त नाराज़ मुंह फुलाए बैठी थी। जब से वो आई थी तब से वो मुकद्दिम से बात भी नहीं कर रही थी। मुकद्दिम सामने सोफे पर लैपटॉप अपनी गोद में रखे कभी काम करता तो कभी अपनी नाराज़ बैठी बीवी को एक नज़र देखता और फिर काम में मसरूफ़ हो जाता। इसका इसे साथ लाना ज़रूरी था, क्योंकि सारा दिन सफ़र के बाद इसे ज़्यादा थकन सी महसूस हो रही थी, जो इसके चेहरे पर साफ आया थी। और अगर ये इसे वहाँ छोड़ देता तो अपने भाइयों के साथ रात जागती रहती और आराम बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि अब तक तो अलीज़ा को अपने भाइयों के मामले में कैसी है अच्छी तरह से जान चुका था। इसलिए इसकी एक भी ना मानते हुए वो ज़बरदस्ती इसे अपने साथ ले आया। वैसे तो अलीज़ा नाराज़ थी, मगर मुकद्दिम को इतना रिलैक्स देखकर इसका पारा हाई हो रहा था। इसने गर्दन घुमाकर एक खूंखार नज़रों से मुकद्दिम पर डाली, जो अपने काम में मुकम्मल मसरूफ़ था, जैसे इसके अलावा यहाँ कोई मौजूद ही ना हो। जैसे इसके अलावा यहाँ पर कोई भी मौजूद ना हो। अलीज़ा तनफन करती उठी और अपना फ़ोन पकड़ते कमरे से बाहर निकल गई, मगर जाने से पहले कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करना नहीं भूली। दरवाज़ा बंद होने की ज़ोरदार आवाज़ पर मुकद्दिम ने नज़रें उठाकर दरवाज़े की जानिब देखा और फिर बेड की जानिब देखा और फिर मुस्कुराया। बज़ाहिर तो अपने काम में मसरूफ़ था, लेकिन वो इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वैसे सोचने वाली बात है, नाराज़ होकर मेरी बीवी ज़्यादा प्यारी लगती है। मुकद्दिम खुद से बड़बड़ाता दिलकशी से मुस्कुराया। अलीज़ा ने इफ़रा के कमरे का दरवाज़ा धड़म से खोला और कमरे में दाखिल हुई, जबकि इफ़रा जो अपने मुँह ध्यान बैठी थी एकदम अचानक खुलने से उछल पड़ी। तनफन करती अलीज़ा चलती हुई आई और इफ़रा के बेड पर टांगे ऊपर करके बैठ गई। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं ना? इफ़रा अलीज़ा को ऐसे गुस्से में देखकर थोड़ा परेशान हुई। हाँ, मैं आज इधर तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगी। तुम्हें कोई मसला है? अलीज़ा इफ़रा की तरफ देखती सीरियस अंदाज में बोली। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है भाभी, आप सो जाएं इधर ही। इफ़रा मुस्कुराकर बोली तो अलीज़ा हाँ में सर हिलाती टांगे सीधी करती लेट गई और मोबाइल यूज़ करने लगी। अलीज़ा को अपने कमरे से निकले तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन मुकद्दिम इसके पीछे बिल्कुल नहीं आया, जबकि अलीज़ा को तो पता नहीं क्यों मज़ीद गुस्सा आ रहा था। इफ़रा इसके दाएं जानिब लेटी गुनगुनी में थी। अलीज़ा उठी और बालकनी में चली गई। इसका इरादा थोड़ी देर खुली हवा में बैठने का था। जहाँ ज़ेब दबे दबे कदमों से इफ़रा के कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बेड पर वो इसे सोई हुई मिली। जहाँ ज़ेब ने अपना 3 दिन का काम 2 दिन में ख़त्म किया, ताकि वो जल्दी जाकर इफ़रा को सरप्राइज़ दे सके। इस बात को मुकद्दिम पहले ही मालूम था कि जहाज़ेब फ़ालहान आ रहा है, इसलिए मुकद्दिम इफ़रा को साथ ले आया, क्योंकि जहाज़ेब ने सीधा वालखान ही आना था। मिसिस उठ जाओ यार, देखो मैं आ गया हूँ। जहाज़ेब इसके कान के करीब झुकते सरगोशी करते हुए बोला तो इफ़रा जो पक्की नींद में थी इसकी खामोशी से हड़बड़ा कर उठी, मगर सामने ही जहाज़ेब को देखकर एकदम से डरी। अभी इसने चीख के लिए मुंह खोला ही था कि जहाज़ेब अपना बारी हाथ इसके होठों पर रखे इसकी चीख का गला घोट चुका था।
اب میرے آنے کی اتنی خوشی نہیں مسز کہ تم چیخنے لگ جاؤ۔ جہازیب افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو افرا نے اپنے منہ سے اس کے ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر شاید وہ اپنا ہاتھ ہٹانے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا، وہ تو صرف اپنی سنانے کے موڈ میں ہی تھا، اس کی سننے میں نہیں۔ وہ جہازیب کو کیسے بتائے کہ وہ اس کمرے میں اکیلی نہیں، علیزہ بھی موجود ہے۔ بہت ہمت کرتے افرا نے بائیں جانب نظریں گھمائی تو اسے علیزہ وہاں پر نہیں دکھی، لیکن پھر بھی اسے اتنا تو معلوم تھا کہ وہ اسی کمرے میں موجود ہے۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارے سامنے تمہارا شوہر بیٹھا ہے، صرف اسی کو دیکھو۔ جہازیب افرا سے بولتا اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا، جبکہ ہاتھ ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر جمے تھے۔ علیزہ تھوڑی دیر بعد بالکنی میں بیٹھنے کے بعد کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر کوئی شخص بیٹھا ہوا دکھائی دیا جو افرا کی طرف جھکا تھا، جبکہ افرا کا وجود ساکت تھا۔ علیزہ کی آنکھوں میں خوف سا پھیل گیا کیونکہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ شخص اسے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہت زیادہ ہمت کرتے علیزہ نے دبے دبے قدم اٹھائے اور پاس پڑے ٹیبل سے شو پیس اٹھایا اور بیڈ کے قریب جاتے جہازیب کے سر پر دے مارا۔ جہازیب پیچھے سے اپنا سر پکڑتا فوراً اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ افرا بھی ہڑبڑا کر بیڈ سے اٹھی اور فوراً لائٹ آن کی۔ ہائے اللہ! آپ! لائٹ آن ہوتے ہی جیسے ہی علیزہ کی نظر جہازیب پر پڑی تو شو پیس وہیں زمین پر پھینکے، دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے پوری آنکھیں کھولے جہازیب کو دیکھنے لگی، جو پیچھے سے اپنا سر پکڑے کبھی افرا کو دیکھتا تو کبھی علیزہ کو، جیسے صورتحال ہی نہ سمجھ پایا ہو اس بیچارے کے ساتھ اچانک ہوا کیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ افرا پریشان سی ہوتی جہازیب کی طرف بڑھی۔ آئی ایم سو سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں، مجھے لگا کوئی چور ہے، علیزہ فکر مندی سے بولتی فوراً معافی مانگنے۔ میں آپ لوگوں کو چور دکھائی دیتا ہوں کیا؟ جہازیب کو حیرت ہوئی، علیزہ کے منہ سے خود کے بارے میں چور سنتے۔ نہیں، لائٹ بند تھی تو شاید مجھے لگا کہ کوئی چور ہے۔ پلیز آئی ایم سوری، آپ کو زیادہ تو نہیں لگی؟ علیزہ دوبارہ معذرت کرنے لگی۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں، علیزہ باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں خود لے آتا ہوں۔ باہر ساری لائٹس آف ہیں، کہیں آپ گر نہ جائیں۔ جہازیب علیزہ کو بولتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جہازیب کمرے سے باہر نکلا تو اپنے سر کو پیچھے سے چھو کر دیکھا تو سر سے ہلکا ہلکا خون نکل رہا تھا۔ شو پیس لکڑی کا ہونے کی وجہ سے زیادہ نہیں لگا، اس کے سر میں تھوڑا سا زخم بنا لیکن بچ گیا۔ اگر وہ شو پیس شیشے کا ہوتا تو اب تک ضرور جہازیب نے اپنی اوپر کی ٹکٹ پکڑ لی ہونی تھی۔ مقدم کو اپنا کام کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے نظر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 1 بجا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور قدم باہر کی جانب بڑھائے کیونکہ علیزہ تب سے گئی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ضرور افرا کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ افرا کی کمرے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ جب اسے سامنے سے جہازیب آتا دکھائی دیا جو اپنے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ تم کب آئے اور کیا ہوا تمہارے سر پر؟ مقدم جہازیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں اور یہ ویلکم ہوا ہے میرا جو تیری بیوی نے کیا ہے۔ میری شان میں جہازیب مقدم کی طرف دیکھتا دانت پیستے ہوئے بولا تو مقدم کا ایک دم کہکا چھوٹا۔ کمال کا ویلکم ہوا ہے، ویسے کس نے کہا تھا کہ چوروں کی طرح آؤ گھر میں؟ مقدم جہازیب کی طرف دیکھتے ہنستے ہوئے بولا، تیری بیوی نے تو مجھے چور سمجھ کر ہی ہوائی شو پیس میرے سر پر مارا۔ بندہ اب اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتا، کھلے عام ادھر لوگ چور ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جہازیب مقدم کی بات پر جھل کر بولا، اچھا چل مرہم پٹی کروا، اپنی بیوی کو دیکھ لوں، کہیں تجھ جیسے کو پتھر مارنے کے چکر میں اس کے نازک ہاتھ نہ زخمی ہو گئے ہوں۔ مقدم جہازیب کی طرف دیکھتا ایک ہاتھ دبا کر بولا تو اس کی بات سے جہازیب اور جل گیا۔ پکا رن مرید ہے تو؟ جہازیب مقدم کو دیکھتے ہوئے دانت میں دانت
जमाए हुए बोला, जबकि मुकद्दिम सर खम कर गया, जैसे इसकी बात को तस्लीम किया हो, और फिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। यार फरी, ये मैंने क्या कर दिया? अलीज़ा अपना सर पकड़ते हुए बोली। कुछ नहीं हुआ भाभी, आप फिक्र ना करिए, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? गलती से हो गया, कोई बात नहीं। इफ्रा अलीज़ा का हाथ थामते हुए इसे तसल्ली देने लगी। भाभी, आप फिक्र ना करिए, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? गलती से हो गया। इफ्रा अलीज़ा का हाथ थामते हुए इसे तसल्ली देने लगी। नहीं, ना मुझे देख लेना चाहिए, ऐसे ही शोपीस दे मारा, ज़्यादा लग गया होगा। अलीज़ा को फिर से अपनी गलती याद आई, जबकि कमरे में दाखिल होते मुकद्दिम ने यह बात सुन ली। कुछ भी नहीं हुआ भाभी, आप ऐसे ही सोचे जा रही हैं, मत सोचिए, ज़्यादा अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगी आप। इफ्रा ने इसे समझाना चाहा। क्यों सोच रही हो इतना बेगम, वो पहाड़ जैसा है, इसे कुछ नहीं होने लगा। अलीज़ा को अपने एहसार में लेते हुए बोला। लेकिन मैं, अलीज़ा अभी कुछ बोलती, इसे फ़ौरन याद आया कि वो मुकद्दिम से नाराज़ है। पीछे हटिए आप मुझसे, आपसे कोई बात नहीं करनी। अलीज़ा मुकद्दिम के हिसार से निकलती बेड पर जा बैठी, जबकि मुकद्दिम और इफ्रा ने हैरत से इसकी बदलती टोन देखी। तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे, मुकद्दिम अलीज़ा की तरफ आते हुए बोला। आप मेरे अच्छों को बुला लें, लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी। अलीज़ा बोलती बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई, यानी इसका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। जब तुम यहाँ मौजूद हो तो तुम्हारे अच्छों की क्या ज़रूरत? मुकद्दिम एक ही जुस्त में अलीज़ा के सर पर जा पहुँचा। मुझे नहीं पता, बस आप यहाँ से जाएं। अलीज़ा खुफ्तगी से बोलती खींचकर कंबल ऊपर लेने लगी, जैसे इसके लेने से पहले ही मुकद्दिम इसे दूर उछाल चुका था। तुम्हें लिए बगैर तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा बेगम। मुकद्दिम झुककर अलीज़ा को अपने बाजुओं में उठा चुका था, जबकि कुछ फासले पर खड़ी इफ्रा, जो कब से इनकी नोकझोंक इंजॉय कर रही थी, मुकद्दिम की इस हरकत पर आंखें फाड़े इन दोनों को देखने लगी, जबकि इफ्रा और अलीज़ा की मज़ामतों को इग्नोर करते इसलिए कमरे से निकल गया। कमरे में लाकर मुकद्दिम ने नरमी से इसे बेड पर लटाया और ख़ुद भी साथ लेट गया। छोड़िए मुझे अलीज़ा, मुकद्दिम के हिसार से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। नामुमकिन, मुकद्दिम बोलता अपना एहसार और तंग कर गया। मुझे आपसे कोई और बात नहीं करनी, मुझे छोड़िए, अलीज़ा ने याद करवाना चाहा। वो इससे वाकई ही बात नहीं करना चाहती। तो किसने बोला था कि बात करो? ये वक्त तो सोने का है, इसलिए चुप करके सो जाओ। मुकद्दिम इसके हाथों को अपने हाथों में कैद करते हुए बोला। वैसे बेगम, तुम लड़ती झगड़ती ज़्यादा प्यारी लगती हो। मुकद्दिम ने बोलते इसके गालों को लबों से छूना चाहा, लेकिन अलीज़ा मुंह फेर गई। जबकि यह हरकत मुकद्दिम को सख्त नागवारा गुजरी, वो एक ही झटके से इसे आज़ाद करता दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। वो इस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए करवट बदल कर लेट गया। अपने गुस्से को जब्त करने लगा, क्योंकि वो पहले भी इसे कई बार कह चुका है कि वो ऐसी हरकत ना किया करे, लेकिन वो जाने अनजाने में ऐसी हरकत कर जाती है जिससे मुकद्दिम को गुस्सा आए। मुकद्दिम के ऐसे रवैये पर अलीज़ा ने हैरत से मुकद्दिम की तरफ देखा, जो करवट लेता हुआ एक सेकंड से पहले अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि इसने अनजाने में सही में मगर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मुकद्दिम को नाराज़ कर बैठी थी, ये सब सोचती अलीज़ा ने बेदर्दी से अपने लब कुचले। तकरीबन 20 मिनट गुजर जाने के बाद भी जब मुकद्दिम ऐसे ही लेटा रहा, तो अलीज़ा आहिस्ता से उठी, दूसरी तरफ जाकर मुकद्दिम के साथ लेटी, इसके और अपने ऊपर कंबल डालकर इसके सीने पर सर लगकर लेट गई। सॉरी मीर, अलीज़ा मुकद्दिम के गिर्द अपने हिसार बांधती नम आवाज़ में बोली, तो मुकद्दिम ने झट से आंखें खोली। हर बार गलती माफ़ करने वालों में से नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम शायद ज़्यादा ही मेरे सर पर चढ़ गई हो, या ये मेरी डील का नतीजा है। मुकद्दिम ने बाजों से पकड़कर इसे खुद से अलग करना चाहा, जबकि इससे और चिपक गई। सॉरी ना, अब नहीं करूँगी, पक्का वादा। अलीज़ा अपना हिसार तंग करते हुए बोली, तो बेख्तियार मुकद्दिम के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई,
जिसे वो फ़ौरन छुपा गया। मैं बार बार मौका नहीं देता, मुकद्दिम अपने चेहरे पर नाराज़गी का खौल चढ़ाते हुए मसनूई गुस्से से बोला। मैं अपनी बीबी से आपकी शिकायत करूँगी। अलीज़ा इसके सीने में चेहरा छुपाते हुए बोली तो मुकद्दिम ने भी इसके गिर्द एहसान पा ली। शिकायत करोगी? क्या शिकायत करोगी? मुकद्दिम इसके सर को चूमते हुए बोला। मैं इससे बोलूँगी कि आपके बाबा बहुत बुरे हैं और आपकी मामा को बहुत तंग करते हैं। अलीज़ा चेहरा उठाकर मुकद्दिम की आंखों में देखते हुए बोली, क्या वाकई मैं बुरा हूँ? मुकद्दिम एक इसकी आंख को चूमते हुए बोला तो अलीज़ा ने हाँ में सर हिलाया। फिर मेरे साथ क्या क्या कर रही हो? उठो यहाँ से। मुकद्दिम इसकी तरफ देखते घूरते हुए बोला, मुझे नहीं उठना और मैं कहीं नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं अपने शोहर के पास हूँ। आपको कोई मसला है? अलीज़ा बोलती दोबारा इसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंदी और मुकद्दिम भी मुस्कुराता इसे मज़ीद अपने हिसार में लेता, इसकी पेशानी चूमता आंखें बंद कर गया, जबकि अलीज़ा आंखें बंद करती हुई मुस्कुरा रही। तो चलिए इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।